नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सताक्षी। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए भारत के कई महान सपूतों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। 26 जनवरी 1950 को आखिर वो दिन आ गया जब भारत को अपना संविधान मिला। तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश की आजादी में मध्य प्रदेश के मंडला जिले का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान यहाँ के आदिवासियों को बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था। हालांकि देश की आजादी के लिए इतना बड़ा बलिदान देने के बावजूद भी इतिहास ने इन आदिवासी क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं किया। मंडला शहर हृदय स्थल पर बरगद का एक पेड़ क्रांतिवीरों की शहादत को याद दिलाता है। जिस बरगद के पेड़ की बात कर रहे हैं, वहां 21 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया था। देश की आजादी के लिए मंडला जिले के आदिवासियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस आदिवासी बहुल्य जिले से जहां मंडला के डिप्टी कमिश्नर कर्नल वॉटिंगटन ने बरगद के पेड़ पर उमराव सिंह सहित 21 आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था, लेकिन इस घटना का जिक्र इतिहास में विस्तार से नहीं किया गया। मंडला शहर की मध्य स्थल में ये बरगद का पेड़ है जो आजादी की लड़ाई में शहीद क्रांतिवीरों की याद दिलाता है, जिसे लोग शहादत स्थली के रूप में जानते हैं। वक्त था 1857 के ब्रिटिश शासनकाल का, जब उस वक्त मंडला जिला बना था। इतिहासकारों का कहना है कि जब मंडला के खेरी में ब्रिटिश फौज और भारतीय आदिवासियों के साथ युद्ध हुआ था, तब उस दौरान ब्रिटिश फौज ने 21 आदिवासियों को 24 नवंबर 1857 को इस बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी थी। मंडला के हृदय स्थल अंबेडकर चौक में, जिसे कि बड़ चौराहा भी कहते हैं, जो बरगद का विशाल वृक्ष है, ये देशभक्ति का, बलिदान का और शहादत का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध जब देशभक्तों ने मंडला में हथियार उठाए तो अनेक देशभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया और ब्रिटिश हुकूमत ने इसी वट वृक्ष की शाखाओं से लटका करके उन्हें फांसी दे दी थी और हमारे जो देशभक्त थे वो शहीद हो गए थे। मंडला जिला भी क्रांति का एक श्रेष्ठ प्रतीक रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा है। तो ये जो बरगद का वृक्ष है आज भी यहाँ के शौर्य की गवाही दे रहा है, साक्षी दे रहा है। देश की आजादी के कई वीरों ने अपनी शहादत का बलिदान दिया। 1857 के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ाई में कई क्रांतिवीरों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें से ही एक युद्ध मंडला जिले में भी हुआ था, जिसमें 21 आदिवासियों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। इतिहास के प्रोफेसर शरद नारायण खरे बताते हैं कि मंडला की रानी अवंतीबाई ब्रिटिश फौज से लोहा लेने के लिए हमेशा खड़ी होती थी और उन्हीं के 21 साथियों को फांसी पर लटकाया गया था। तब से लेकर आज तक ये बरगद का पेड़ अपनी दुर्दशा का दंश झेल रहा है। बरगद का पेड़ आज भी शहर के वर्तमान एलिवेटेड चौक पर मौजूद है, जिस पर 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन ने उमराव सिंह समेत 21 आदिवासियों को बरगद के पेड़ पर लटका दिया था। आदिवासी बहुल मंडला जिले की आजादी में जो योगदान रहा, वो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इतिहासकारों का कहना है कि राज्य के आदिवासी सेनानियों ने न केवल आम लोगों के बीच क्रांति का संचार किया, बल्कि अपने बलिदान भी दिए, लेकिन उनके योगदान को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिलने से इतिहासकार निराश हैं। वो मानते हैं कि इन पर उचित अध्ययन किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो बरगद का वृक्ष है, ये हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का साक्षी है, देशभक्ति और शहादत का ये साक्षी है। बल्कि इसको संरक्षित किया जाना चाहिए, इसको सुरक्षित किया जाना चाहिए
और इसको नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए और इसको एक शहादत स्थल ऐसा घोषित किया जाना चाहिए और चबूतरा बना दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक शिलापट्टी भी लगाया जाना चाहिए देशभक्तों के उसमें जिनको लटकाया गया था, नाम भी आए, जिससे कि सभी यहाँ आते जाते रुकें, प्रणाम करें हमारे शहीदों को और स्वतंत्रता आंदोलन को याद करें, क्योंकि उनके बल पर ही हमें आज की आज़ादी नसीब हुई है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसको संरक्षित भी किया जाए, सम्मानित भी किया जाए और इसको विशिष्ट दर्जा दिया जाए। और 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तो विशेष रूप से यहाँ पर सब लोग प्रणाम करें, ये मेरा व्यक्तिगत। मंडला जिले का गठन 1851 में हुआ और जिस समय 1857 की क्रांति, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, आरंभ हुआ, उस समय मंडला के डिप्टी कलेक्टर वाडिंगटन थे और वे कमिश्नर जबलपुर को वीकली रिपोर्टिंग करते थे। उस वीकली रिपोर्टिंग में उन्होंने बतलाया कि क्रांति को दबाने के लिए उन्होंने इस बरगद के वृक्ष में बहुत से आदिवासियों को फांसी पर टांगा। एक घटना आपके 30 नवंबर की है जिसमें उन्होंने बतलाया कि मैंने 21 आदिवासियों को फांसी पर टांग दिया ताकि लोगों के मन में अंग्रेजी शासन का आतंक बना रहे और कोई भी इस विद्रोह में शामिल ना हो। यद्यपि अनेक क्रांतिकारियों ने कुमान सिंह के नेतृत्व में, अवंतीबाई के नेतृत्व में और ठाकुर उमराव सिंह लोधी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष किया। आदिवासियों के हक को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें तमाम योजनाएं चला रही हैं। उनका ध्यान आदिवासियों के विकास और उत्थान पर है, तो क्यों न देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी वीर शहीदों को इतिहास में उचित स्थान दिया जा रहा है। इतिहासकारों को उम्मीद है कि अब जिले के आदिवासी वीर शहीदों को इतिहास में जगह मिलेगी। BSTV के लिए मंडला से राम कुमार बघेल की रिपोर्ट। लाल किले की प्राचीन हो या फिर प्रधानमंत्री का दफ्तर या फिर न्याय का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, यहाँ शान से फहराया जाने वाला तिरंगा झंडा ग्वालियर में तैयार किया जाता है। उत्तर भारत के एकमात्र ISO सर्टिफाइड लेबोरेटरी में विभिन्न मानकों पर खरा उतरने के बाद देश की आन बान शान तिरंगा झंडा तैयार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा झंडा कितने कड़े मापदंडों को देखकर तैयार होता है? आइए दिखाते हैं आपको कैसे तैयार होता है हमारा प्यारा तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन तिरंगे झंडों की डिमांड दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को ग्वालियर की जीवाजीगंज स्थित गांधी जी के चरखा आंदोलन से प्रभावित होकर स्थापित की गई। मध्य भारत खादी संघ के राष्ट्रीय ध्वज निर्माणशाला में ये तिरंगा तैयार किया जाता है। मंत्रियों की गाड़ी पर और शासकीय इमारत पर फहराए जाने वाले ये तिरंगा झंडे में रंगों का खास महत्व है। इसके रंगों का कलर टेम्परेचर इस तरह मापा जाता है ताकि ये हर मौसम में खूबसूरत दिखाई दे, इसके रंगों पर कोई असर न पड़े। इसके लिए नेचुरल कलर प्रोसेस करने के बाद इसे लेबोरेटरी में जांचा जाता है। हैंडमेड धागों से इसमें प्रयोग होने वाला कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें बीच में अशोक चक्र के निर्माण में भी खास ख्याल रखा जाता है। तिरंगे झंडे में इस्तेमाल होने वाली रस्सी पश्चिम बंगाल से मंगाई जाती है। ये रस्सी भी बेहद खास होती है। इसमें सिसल की रस्सी का उपयोग किया जाता है। झंडे में लगने वाली लकड़ी की गुल्ली भी शीशम के पेड़ की होती है। ये इसीलिए कि ताकि झंडे को कोई नुकसान ना हो। शीशम की लकड़ी लंबे दिनों तक खराब नहीं होती। इन झंडों की डिमांड इतनी है कि अब तक 1 करोड़ से अधिक के झंडे संस्था ने अलग अलग राज्यों को बेचे हैं। BIS नंबर डलेगा कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं बनाने में त्रुटि हो गई हो ना, वो बहुत ध्यान इसमें रखा जाता है। अभी हमारा वर्तमान में 16 स्टेट में माल अभी तक जा चुका है। लगभग इसकी कीमत मानो तो 1 करोड़ 16 लाख रुपये का झंडा तक हम बेच चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण देश में 3 जगह होता है, एक हुबली कर्नाटक में और मुंबई में, और तीसरा हमारे मध्य प्रदेश ग्वालियर में होता है। और इसके मापदंडों के लिए जो टेस्टिंग हम करते हैं वो हमारी यान से स्टार्ट हो जाती है। यान टेस्टिंग के बाद फैब्रिक बनता है। फैब्रिक बनने के बाद फिर हम उसे डाई करवाते हैं। डाइंग की टेस्टिंग होती है, कलर फास्टनेस की होती है, वेट की होती है, स्ट्रेंथ की
भी टेस्टिंग होती है। उसके बाद जो अशोक चक्र बनाया जाता है उसके मापदंड भी चेक किए जाते हैं और उसकी कलर फास्टनेस चेक की जाती है। तो ये सारी टेस्टिंग के बाद जब फ्लैग बनता है तो उसके नापतोल चेक की जाती है, पूरा नापा जाता है कि पूरा ओके है या नहीं, BIS नॉर्म्स के हिसाब से उसका मेज़रमेंट बराबर है या नहीं। उसके बाद ही उसकी ISI हम देते हैं। ग्वालियर की राष्ट्रीय ध्वज निर्माणशाला को ध्वज निर्माण में कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। यहाँ निर्मित झंडे की बात निराली है। झंडे के निर्माण कार्य में लगे श्रमिक भी खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि वह देश की आन बान शान कहलाए जाने वाले तिरंगे झंडे का निर्माण कर देश को समर्पित कर रहे हैं। ग्वालियर में मध्य भारत खादी संघ की स्थापना मध्य भारत प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बाबू तख्तमल जैन ने आजादी से पहले की थी। गांधी जी का चरखा आंदोलन उन दिनों लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का तिरस्कार कर स्वदेशी आंदोलन छेड़ दिया था। उसी कड़ी में ग्वालियर में मध्य भारत खादी संघ के दफ्तर की ग्वालियर में स्थापना की गई थी। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तब इसका पुनः 1949 में इंदौर में रजिस्ट्रेशन हुआ। लिहाजा उस जमाने से ही यहाँ बनी तमाम वस्तुएं अपनी एक अलग पहचान रखती हैं और ग्वालियर का ISO सर्टिफाइड तिरंगा झंडा भी इसमें शामिल है। ये वाकई ग्वालियर और मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आधे देश को तिरंगा झंडा मानकों के अनुरूप तैयार कर मुहैया करा रहे हैं। ग्वालियर से BSTV के लिए प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 में देश में संविधान लागू हुआ था। इस दिन राष्ट्रीय पर्व के तौर पर रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान बनाने के लिए 16 मूल प्रतियां तैयार की गई थी, जिनमें से एक प्रति ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजवंश को भी दी गई थी। बाद में ये मूल प्रति ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में सहज के रखी हुई है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। संविधान की 16 मूल प्रतियों में से एक प्रति ग्वालियर में है, जिसे पहले ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजवंश को दी गई थी, जिसे बाद में सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया, जो आज भी बड़े सहेज कर इस लाइब्रेरी में रखी हुई है। संविधान की मूल प्रति ग्वालियर सेंट्रल लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही है। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त के साथ साथ 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर संविधान की मूल प्रति को देखने के लिए ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ पड़ती है। अब जमाना बदल गया है, इसलिए संविधान की इस मूल प्रति को सेंट्रल लाइब्रेरी में डिजिटल फॉर्मेट में भी सहेज कर रख दिया गया है। लोग यहाँ अब डिजिटल फॉर्मेट में बड़ी स्क्रीन पर संविधान की मूल प्रति को देख और पढ़ सकते हैं। ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में 26 जनवरी के मौके पर इस मूल प्रति को देखने के लिए लोग बड़े उत्साहित रहते हैं। ग्वालियर के युवाओं में संविधान की मूल प्रति देखने की होड़ मची हुई है। लोग कहते हैं कि उन्हें बड़ा गर्व है कि संविधान की मूल प्रति ग्वालियर में सेंट्रल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। काफ़ी अच्छा ही ये जो डिजिटलाइजेशन फॉर्मेट में इन लोगों ने जो रिपब्लिक डे के लिए उनने जो डिजिटलाइजेशन करा हुआ है, जो इस बुक का बहुत ही रेयर कॉपीज़ है, जिसमें से एक कॉपी ग्वालियर सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है जी। और डिजिटलाइजेशन इसीलिए भी ज़रूरी क्योंकि ये सब चीज़ें कंजर्व करके रखती चीज़ों को, है ना। कंजर्व रहेंगी तो ज़्यादा जनरेशन्स तक वो पहुंच पाएंगे। जैसे कि अभी हमको दिखाया गया यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर, इसे देख के बहुत प्राउड भी फील हो रहा था। एंड इसके अंदर काफ़ी लोगों के सिग्नेचर्स भी हम लोगों ने देखे, जैसे कि BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे देखकर जैसे कि हम सबको पता है इन लोगों ने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन सब लोगों का हमारे उसके अंदर। तो 26 जनवरी के दिन हमको दिखाया गया, तो इससे ज़्यादा प्राउड की फीलिंग और कुछ हो ही नहीं सकती कि हमको ये देखने को मिल रहा है। और अब ये डिजिटल फॉर्म में है तो इसको हम काफ़ी टाइम तक सेव करके भी रख सकते हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन को भी इसे देखने का मौका मिलेगा। हम ही एक ऐसे नहीं, हमारे बाद भी जो लोग आएंगे उन्हें भी देखने का इसे मौका मिलेगा। संविधान की मूल प्रति की खासियत ये है कि ये लिथोग्राफी पैटर्न में लिखी गई है। इसमें गोल्डन इंक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें ड्राफ्टिंग
कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने संविधान को मिलकर तैयार किया था। इसमें कुल 287 लोगों के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर है। सर, देश की आज़ादी के बाद इस देश को चलाने के लिए संविधान जो तैयार किया गया था, और ये जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, तो उस समय संविधान की करीब 16 प्रतियां तैयार की गई थी और उनमें से एक मूल प्रति वो हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर सुरक्षित है, जो इस सेंट्रल लाइब्रेरी में सन 1956 में आई थी। इस संविधान को तैयार करने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी, उसके लगभग 287 सदस्यों के इसके ऊपर उनके स्वयं के साइन हैं। और इस मूल प्रति के अलावा ये हमारी पूरी सेंट्रल लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो उसके तहत हमारी इस संविधान की इस पुस्तक का भी डिजिटाइजेशन किया गया है। जितने भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जैसे कि आपका स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है और संविधान दिवस है, इन दिवसों पर हम इस आपकी संविधान की मूल प्रति को और आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर हम जो डिजिटल फॉर्म में हमारी जो संविधान है, उस कॉपी को हम आम लोगों के लिए देखने के लिए उपलब्ध कराते हैं। देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 9 नवंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया। इस सभा में कुल 389 सदस्य थे। हालांकि देश के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। वहीं इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जबकि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव किया गया। देश का संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम योगदान रहा है। यही वजह है कि उन्हें संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। इसमें अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। आजादी के पहले और आजादी के बाद ग्वालियर लोकतांत्रिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण शहर रहा है। ऐसे में ग्वालियर में संविधान की मूल प्रति होना बड़े गर्व की बात है। ग्वालियर से BSTV के लिए प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का दर्जा भारत देश के पास है। इस लिखित संविधान की विविधता दुनिया के किसी भी देश से सबसे अलग है। बेशक जिस संविधान की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, उससे अलंकृत करने में संस्कारधानी जबलपुर का प्रमुख योगदान है। संविधान के जिस मुख्य पृष्ठ को दुनिया देखती है, उससे अलंकृत किया है जबलपुर के रहने वाले स्वर्गीय ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने। आज भले ही वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका काम कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। गणतंत्र दिवस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे देश के संविधान का मुख्य पृष्ठ अपने आप में बेहद अनोखा है। संविधान के मुख्य पृष्ठ को जिस ढंग से अलंकृत किया गया है, उसमें भारत की एकता, संप्रभुता को दर्शाया गया है। संविधान की मुख्य पृष्ठ का संबंध संस्कारधानी जबलपुर से भी है। जब जब देश के संविधान की चर्चा होगी, तो जबलपुर का नाम भी जरूर आएगा, क्योंकि संविधान के मुख्य पृष्ठ में पिरोई गई कलाकृति जबलपुर में जन्मे कलाकार ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने की थी। संविधान के मुख्य पृष्ठ को सिन्हा ने ही अपने हाथों से सजाया और संवारा था। लेटर्स हैं, इटैलिक्स हैं, सेंटेंसेस हैं, सब इंग्लिश में हैं, लेकिन जो उसके चित्र हैं वो उसको भारतीयता प्रदान करते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत तो ये है, और उन्हीं चित्रों के कारण हमारे संविधान को विश्व का सबसे सुंदर संविधान कहा गया है, क्योंकि बाकी देशों के जितने भी संविधान हैं उनमें अलंकरण नहीं है। तो ये तो हुई अलंकरण की बात। अलंकरण जो है वो उसका काम शांति निकेतन में हुआ। नंदलाल बोस शांति निकेतन में चित्रकला के सबसे बड़े आचार्य थे, कला गुरु थे, लेकिन उनकी उम्र करीब 65-70 साल हो गई थी। तो उन्होंने उनके जो सबसे वरिष्ठ, सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो मेरे फादर थे, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, उनको उन्होंने चुना अधिकांश काम करने के लिए। तो इस प्रकार से करीब करीब 22 चित्र संविधान में लगे हुए हैं, जिनमें से 12 चित्र जो है वो पूरी तरह से मेरे फादर ने किए हैं। बाकी में उनका योगदान है कहीं कम कहीं ज्यादा। संविधान को केवल शब्दों से नहीं बल्कि अलंकरण से भी सजाया गया है।
संविधान को अलंकृत करने की सोच सन 1935 में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और काका कालेकर जबलपुर आए। दरअसल जब भारत अंग्रेजों की हुकूमत के शिकंजे में फंसा हुआ था, तब 1925 में स्वराज संविधान का विचार आया और इस विचार को जन्म दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज संविधान पर एक साथ काम किया। 1935 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जबलपुर आए तो व्यवहार राजेंद्र प्रसाद के घर ठहरे और स्वराज संविधान पर आगे काम करने का विचार बनाया। जबलपुर में ही ये बात तय हो गई कि जब भारत आजाद होगा और उसका खुद का संविधान होगा तो उसमें चित्रों के माध्यम से भी संविधान को रूप दिया जाएगा। संविधान में जितने भी अलंकरण हैं, जितने भी पेज हैं, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे, वैसे तो सब पेज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पेज कौन सा है, तो वो पेज है जिसको फेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चेहरा। क्योंकि संविधान के बारे में जब भी बात होती है तो हम किसी एक चित्र के माध्यम से अगर संविधान को दिखाना चाहें तो वो वही पेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रीएम्बल पेज या प्रस्तावना पृष्ठ। अब चैलेंज सबसे ज़्यादा चित्रकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी के सामने था, वो ये था कि सब कुछ, क्योंकि आत्मा जो है वो सब कुछ होती है, संपूर्ण है, तो उस पेज को संपूर्णता कैसे प्रदान की जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 5-7 हज़ार साल का हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति जो है वो चित्रों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से डिपिक्ट करना था, शो करना था प्रीएम्बल में। वो कैसे शो करें और कैसे प्रीएम्बल में बनाए हुए चित्र हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ गूंथते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको उन्होंने पूरा किया। प्रीएम्बल के माध्यम से 7 प्रतीक उन्होंने चुने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के, और उन 7 प्रतीकों के माध्यम से इसका काम पूरा हुआ। संविधान की कला को समाहित करना है, इस विचारधारा का जन्म 1935 में जबलपुर में ही हुआ था। लेकिन यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिमाग में बैठ गई थी। यही वजह थी कि जब भारत आजाद हुआ और भारत के संविधान के निर्माण की बात शुरू हुई तो राजेंद्र प्रसाद ने ये बात संविधान समिति के सामने रखी। जब भारत के संविधान का निर्माण होगा तो उसमें हम कला के जरिए भी संविधान की प्रमुखता को दिखाएंगे। और यही वजह थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्काल देश के सबसे बड़े कला केंद्र शांति निकेतन के प्रमुख नंदलाल बोस से संपर्क किया और उनसे कहा कि उस संविधान को अलंकृत करने के लिए चित्रकारी बनाएं। संविधान को कंप्लीटनेस बहुत जरूरी थी। इस पे बात यही आई कि हमारे जो फाउंडेशंस जो हैं, वो हमारी जो रूट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं जिक्र होना ज़रूरी है। शब्दों के माध्यम से वो संभव नहीं था क्योंकि वो तो अथाह है। 1935 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और काका कालेलकर जबलपुर आए हुए थे और इस विषय में चर्चा हो रही थी। हमारा जो पुराना पैतृक निवास हुआ करता था, व्यवहार निवास पैलेस, जो कि हनुमानताल वार्ड में है, वहाँ पर इसको लेकर के बहुत सारी गतिविधियाँ होती थी और वहाँ चर्चा हो रही थी। और वहाँ मेरे जो पितामह थे, ग्रैंडफादर व्यवहार राजेंद्र सिंह, उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम इसे चित्रों के माध्यम से संविधान में शामिल करें जब कभी भी हमारा संविधान होगा। खैर, उस वक्त तो बात शुरू हुई, थोड़ा बहुत चर्चाएं हुई, उसके बाद वो बात खत्म हो गई। लेकिन जब संविधान बना और संविधान की सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने और उनके मन में ये बात जो है वो उनको याद रही, तो जबलपुर का कनेक्शन संविधान और संविधान के चित्रण से सिर्फ 1949-50 से नहीं है, उसके बहुत पहले से है, 1935 से। नंदलाल बोस उस समय काफी बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए उन्होंने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने प्रिय शिष्य व्यवहार राम मनोहर सिन्हा के कंधों पर डाली और कहा कि वह संविधान के मुख्य पृष्ठ से लेकर उसमें समाहित होने वाले तमाम चित्रों को बनाए। काम बहुत ज्यादा था और समय बहुत कम, इसलिए राम मनोहर सिन्हा ने अपने साथियों के साथ मिलकर संविधान पर काम करना शुरू कर दिया। इस बीच वह तारीख आ गई जब भारत के संविधान को लागू करना था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, लेकिन उसके अलंकरण का काम इसके बाद भी जारी रहा और मई 1950 को
भारत के संविधान को अलंकृत किया गया। सिन्हा ने जब बना हुआ पृष्ठ अपने गुरु को दिखाया तो बोस बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये बना तो बेहतरीन है, लेकिन इस बेजोड़ नमूने को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें कला तो है, लेकिन कलाकार नदारद है। हर कला को जीवंत उसे बनाने वाले कलाकार के हस्ताक्षर करते हैं, जो इसमें नहीं है। ये मुझे मंजूर नहीं। तब उस युवा चित्रकार ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। उन्होंने कहा कि ये मात्र कला नहीं, बल्कि देश के लिए मेरा योगदान है। उसमें मेरा नाम आए मैं ये जरूरी नहीं मानता, लेकिन उनके गुरु नहीं माने तो उन्होंने अपना नाम भी पृष्ठ के दाएं निचले कोने में कुछ इस तरह चित्रित कर दिया कि डिजाइन में राम आ गया। श्रेय लेने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मतलब मैं कर रहा हूँ तो लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नंदलाल बोस दोनों ने इंसिस्ट किया कि भाई ठीक है, आपने 22 में से 12 चित्र बनाए, अगर आपकी इच्छा नहीं है साइन करने की हर चित्र में, तो हर चित्र में ना सही कहीं एक दो जगह नाम लिखें, या कहीं आप जो भी उचित समझें एक ऐसा चिन्ह या ऐसा कुछ मार्क आपका होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियां ये कैसे जान पाएंगी कि इतना ऐतिहासिक काम किसने किया। तो जो मेन पेज है, प्रिएम्बल पेज जो है, उसमें कैलीग्राफर या आर्टिस्ट का किसी का भी कहीं कोई नाम लिखा नहीं है, लेकिन कोने में उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग जो है या तो श्री गणेश कहते हैं हम, या फिर उसको श्री राम के नाम से हम करते हैं। तो चूंकि उनका नाम ही राम मनोहर था, तो उन्होंने पहले जो प्रिएम्बल पेज है उसके एक कॉर्नर में राम लिख दिया। देश दुनिया के कम ही लोग इस इतिहास को जानते हैं कि संविधान के मुख्य पृष्ठ का अलंकरण जबलपुर के ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने किया था। खास बात यह है कि जब तक ब्योहार राम मनोहर जिंदा रहे, तब तक उन्होंने इस राज को राज ही रहने दिया। अब उनके बेटे डॉक्टर अनुपम अपने पिता की इस विरासत और अकल्पनीय प्रतिभा को देश दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। जबलपुर से BSTV के लिए प्रतीक अवस्थी की रिपोर्ट। तो गणतंत्र दिवस पर इस शुभ अवसर पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ।